में आपने देखा होगा कैसे दिखता है ना। यहाँ पर भी आपने देखे होंगे किस प्रकार छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, तो अलग अलग शेप साइज वेट उसका रहेगा। हम बात कर रहे हैं, हमारा फोकस यहाँ पर ये समझने का है कि इसके अंदर में जो चीज़ें इस्तेमाल करती है उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो क्या मतलब केमिकल्स है वो हम जानेंगे। दूसरा हमारा मेन फोकस है कि उसके अगेंस्ट में क्या करना चाहिए, सावधानी क्या लेंगे। जहाँ पे सिविल डिफेंस का रूल आता है, सिविल डिफेंस का रूल क्या है, उसको हमारा मेन फोकस है। बाकी टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, ना हमारा उसमें कोई कार्य होता है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर स्टडी करने का मकसद है ये जानना कि इंजीनियरिंग बॉम्ब के क्या असर हो सकते हैं अगर हम डाले जाते हैं किसी रिहायशी इलाकों में हमारे आसपास में, और उस वक्त जो है एज अ पब्लिक और एज अ सिविल डिफेंस वॉलंटियर मेरा रोल क्या है। सिमिलरली जब डिक्लेरेशन होता है इमरजेंसी का, वार काइंड ऑफ सिचुएशन का अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होता है उस वक्त एज अ सिविल डिफेंस या कॉमन पब्लिक में किस प्रकार का जो है वहाँ पे एक्शन होगा। हमारे अपने घर की बात कर रहा हूँ या हमारे आसपास में जो एक्शन लेनी है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपने देखे हैं यहाँ पे बॉम्ब्स, उसके अंदर में कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। केमिकल्स इन द सेंस ऐसे केमिकल जिनकी प्रॉपर्टी है जलने की, जब जलते हैं तो जाहिर सी बात इतनी ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होती है या टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपने यहाँ पे फिल्म मैंने देखा सुना होगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जलते वक्त वहाँ पे क्रिएट होता है। या उसमें और एक केमिकल है जो इस्तेमाल करते हैं, उसका टेम्परेचर जलते वक्त जाता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर मैं बात कर रहा हूँ 1500 डिग्री या 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे हम इमेजिन कर सकते हैं। इसका ना अनुभव हम ले सकते हैं ना अनुभव होते हुए देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा जो है इन गर्मी होती है। मतलब ये है कि अगर आप कहेंगे कि साहब मैं वहाँ पे वो बॉम्ब जल रहा और यहाँ पे खड़ा होकर देख पाऊँगा, तो आप खड़े खड़े जो है वहाँ पर ढेर हो जाएंगे, मतलब इतनी गर्मी उसकी होती है। तो इसीलिए ये उसकी प्रॉपर्टी है कि जो भी केमिकल उसमें इस्तेमाल किए गए हैं कि वो स्वयं ज्वलनशील या उसमें आग लगते ही इतनी ज़्यादा जो है तेजी से उसमें आग फैलती है कि जब मैंने कहा कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका पहुंच रहा है, उसका बॉम्ब का टुकड़ा वहाँ चलते हुए उसके आसपास में जो 50 मीटर की दूरी पर या 20 मीटर की दूरी पर या उसके आसपास में जितने मटेरियल रखे हुए वो अपने आग में इन्वॉल्व हो जाएगा। उसको जाकर कोई आग लगाने की जरूरत नहीं, इतनी गर्मी होती है वो। इसको हम कहते हैं रेडिएशन हीट। जो रेडिएशन हीट निकल रही है जलते वक्त बॉम्ब के केसिंग से या बॉम्ब के मटेरियल से, वो बहुत ज़्यादा है, वो चारों दिशाओं में फैल रही है। तो उसके रास्ते में जो जो कम्बस्टिबल मटेरियल है ऐसे जलने शुरू करेंगे। तो ये जो है उसमें डिस्ट्रक्टिव पावर है इंजीनियरिंग बॉम्ब के अंदर। इसलिए आपने फिल्म में देखा हो, सुना होगा इतना माइक सेकेंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। जापान में इसका इस्तेमाल किया गया था और कई लैक्स ऑफ लोग जो है उसमें मारे गए। तो इतना जो है उसका डिस्ट्रक्टिव पावर है, इसीलिए हमें इसके बारे में जो है सतर्क रहना जरूरी है कि हमें करना क्या होगा। इस प्रकार का कोई माहौल बनता है या परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमें क्या करना होगा, कैसे उसको डील करना होगा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इस लिहाज से जो है सिविल डिफेंस का रूल इसमें काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि वो उस इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनका एक प्रतिनिधि है सिविल डिफेंस के। उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने इलाके में लोगों तक ये जानकारी पहुँचाए, डूज एंड डोंट्स के बात करते, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आग ना लगे इसमें ये जो है सावधानी वहाँ पे लेनी है। तो इन बातों का प्रचार प्रसार जो है ये सिविल डिफेंस ने करना है। लोगों को अपने आप मालूम नहीं पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं कोरोना में जो है वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट लगी हुई है, पूरी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी भी कुछ ऐसा परसेंटेज है लोग अभी भी वैक्सीनेशन नहीं की। नागपुर में आपको पता होगा, अभी नागपुर में कलेक्टर ने कह दिया कि साहब जो भी वैक्सीनेशन नहीं लेगा 20 तारीख तक, उसके बाद आएगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो
गवर्नमेंट सर्वेंट ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है उनका तनख्वाह जो है नहीं मिलेगा। कलेक्टर ने जिससे आदेश निकाला जितने भी हमारे सेक्टर्स है वैक्सीनेशन फिर होनी शुरू हो गई, तो पता चल गया कितने लोग जो है वो ऐसे ही बैठे हुए, तो ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी हुई। तो कभी कभी जो है हमें अवेयरनेस जरिए लोगों तक जो है बातें पहुँचानी, कभी कभी हमें थोड़ा सा जो जबरदस्त ये करनी पड़ती है ताकि लोग जो है उस बात को माने, सुने और उसकी कार्रवाई करें। ओके, तो यहाँ पर जो इंसेंडरी एजेंट्स होते हैं वो 4 प्रकार में जो है यहाँ पे रखे गए। सबसे पहले जो है स्पॉन्टेनियसली कंबस्टिबल मटेरियल। स्पॉन्टेनियसली कंबस्टिबल मटेरियल का मतलब होता है कि स्वयं उसमें आग पकड़ना, अपनी आग जो है उसमें आग की शुरुआत होना तब होगी जैसे बॉम्ब में से वो पदार्थ या वो केमिकल हवा के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, उसमें अपने आप आग शुरुआत होती है। उसमें आप एग्जाम्पल लेंगे फॉस्फोरस, हम सुना है ना फॉस्फोरस का? हाँ, फॉस्फोरस जो है ये स्पॉन्टेनियसली कंबस्टिबल मटेरियल होता है। तो वो जो फॉस्फोरस है, जैसे आपने बॉम्ब देखा है, बॉम्ब के अंदर में भरा हुआ है, जिससे टारगेट पे डाला जाएगा, टारगेट में आते ही जो है वो उसका कंटेनर ओपन हो जाता है, ओपन होते ही फॉस्फोरस वहाँ के कॉन्टेक्ट में आएगा, वहाँ पे जलना शुरू हो जाएगा। जलेगा तो डेफिनेटली आसपास में जो कंबस्टिबल मटेरियल रहेंगे, ज्वलनशील पदार्थ रहेंगे, उसको भी वो आप लगा देंगे। सो दैट इज स्पॉन्टेनियसली कंबस्टिबल मटेरियल फॉस्फोरस। उसका इस्तेमाल जो है बॉम्ब के अंदर में, इंसिनरेटर बॉम्ब के अंदर में किया जाता है। क्लियर? सेकंड जो है दैट इज मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल मतलब धातु, धातु अगर है तो जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल जो है उसकी बॉडी बनाने के लिए भी किया जाता है, और उसी का जो है पाउडर बॉम्ब के अंदर भरने के लिए भी किया जाता है। तो दोनों रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड इसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन तो नाम सुना होगा ना, लोहा, और उसका एक अलॉय है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजनेशन करके फेरस ऑक्साइड बनाते हैं। और उसका सिंपल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो वेल्डिंग रॉड होते हैं ना, दैट इज द फेरस ऑक्साइड। सो फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड भी कहते हैं उसको, या उसका और नाम है थर्माइट। अपने फिल्म में अगर याद आ रहा है तो उसमें थर्माइट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। थर्माइट जो है ये धातु है, मेटल है, जिससे कि बॉम्ब की बॉडी बनती है। और वेल्डिंग रॉड आपने देखा है इस्तेमाल करते हुए, चलता है ना वो, हाँ, और आप उसके तरफ देखने पर क्या होता है, आके जो है आपकी थोड़ा सा ब्लाइंडनेस आ जाता है, टेम्पररी ब्लाइंडनेस आता है अगर आप डायरेक्ट उसकी तरफ देखते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि वेल्डिंग करते वक्त जब उसका इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा हीट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना? दैट हीट इज 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्माइट जब जलता है तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के वहाँ पे तैयार होता है। और आपने देखा लोहा जो है उसमें कई बार इतनी हीट होती तो लोहा है तो उसमें पिघल जाता है, वहाँ पे इतनी हीट होती है। ये उसकी प्रॉपर्टी है, कारण से उसका इस्तेमाल जो है बॉम्ब बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, या उसका पाउडर, फॉस्फोरस की हमने बात की है, फॉस्फोरस के साथ जो है कुछ पाउडर उसके साथ मिला करके बॉडी के अंदर बनाया जाता है। उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर और बढ़ जाएगी, कंबस्टिबल प्रॉपर्टी भी और बढ़ जाएगी, फॉस्फोरस में पाउडर डाला गया है। सो ये जो मेटल है, जिसे ऑक्साइड कहते हैं, ये एक इंसेंडरी एजेंट है, इसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंबस्टिबल प्रॉपर्टी है, ज्वलनशील धातु है, इसी क्लियर हो गया। थर्ड इज ऑक्सीडाइजिंग कंबस्टिबल मटेरियल। ये है मेटल्स, आगे बॉडी बनाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है, जिंक का इस्तेमाल होता है। तीनों जो नाम जो मैंने लिए हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, तीनों हाईली कंबस्टिबल मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील मेटल्स हैं। इन मेटल्स का, धातुओं का इस्तेमाल भी बॉम्ब बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है।
तो ये कॉम्बिनेशन में भी करते हैं, मतलब तीनों का मिक्सचर भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अलग मैग्नीशियम का ही इस्तेमाल किया जाएगा बॉडी बनाने के लिए, क्योंकि मैग्नीशियम स्वयं जो है ज्वलनशील है, उसके अंदर फॉस्फोरस भरा हुआ है। तो आप देखिए एक कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन हो गया, बॉडी भी ज्वलनशील है, उसके अंदर फॉस्फोरस भरा हुआ है, वो भी ज्वलनशील है, दोनों की ये जगह। तो इस रूप में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। सो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम टी जो टाइप है एजेंट है, दैट इज लिक्विड्स, मतलब लिक्विड्स है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैं आपने देखा था वो जेल नेपाम लिखा हुआ, नेपाम जो है वो इसमें आता है। वो पेट्रोल जो है, पेट्रोल का इस्तेमाल, वो जो जेल आप देख रहे थे पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता था उसमें बनाने के लिए। पेट्रोल प्यूरिफाइड फॉर्म में बहुत ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं उस फॉर्म में जो है ज़्यादा हैजार्डस होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उसी रूप में उसका कहीं बॉम्ब के अंदर भी इस्तेमाल करना उससे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए उसको परिवर्तन किया जाता है जेल के रूप में। इसमें दो केमिकल ऐड करते हैं, नैप्थेनेट एंड पाल्मिटेट, जो आपने देखा होगा। नैप्थेनेट पाल्मिटेट, नैप्थेनेट का NaL ले लिया, पाल्मिटेट का PaLN ले लिया, दोनों मिलकर बन गया हाँ, उसमें पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। आज के लेटेस्ट जो बॉम्ब है उसमें एविएशन फ्यूल जो होता है ना, केरोसिन बेस्ड वगैरह जो फ्यूल होते हैं प्यूरिफाइड एकदम, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है पेट्रोल की जगह पर। तो ये कई जो है जानते हैं पेट्रोल या केरोसिन इस प्रकार के जो लिक्विड्स होते हैं काफ़ी ज्वलनशील होते हैं, और एक ज्वलनशील होने की वजह से उसका इस्तेमाल जो है बॉम्ब के अंदर में किया जाता है, बॉडी के अंदर किया जाता है। और ये काफ़ी खतरनाक होते हैं जब चलते हैं, तो ऐसी बात है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है क्रिएट करके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। ये टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके आसपास में अगर सामान पड़ा हुआ है ज्वलनशील, तो अपने आप जो है थर्माइट की जो हमने बात की 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मानकर चलिए, यहाँ बिल्डिंग के करीब में चल रहा है। आप देखिए कुछ देर के बाद जो है ना इसकी ग्लास वगैरह आपको दिखाई नहीं देगी, ये जो इसमें ग्रिल लगी है दिखाई नहीं देगी बिल्डिंग, इतनी गर्मी है पिघल जाएगी। दैट इज वेरी हाई, समझिए। बाकी छोड़ दीजिए पर्दे वगैरह, तो पता नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कभी लगे हुए थे यहाँ पे। सो दैट इज वेरी हाई, आई मीन वेरी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट इज, उसको उसी प्रॉपर्टी की वजह से लिया गया, क्योंकि उसका मेन फोकस ये बॉम्ब बनाने का, क्योंकि उसने जो है कहीं पर टारगेट पर गिर कर जो है आग लगनी है और आग लगानी, जो भी वहाँ पे कमर्शियल करने लग रही है। सो ये 4 प्रकार की जो है इंजीनियरिंग नॉर्मली इस्तेमाल की है। ये दो केसिंग जो होते हैं, बॉडी जो होती है 2 प्रकार से बनती है, कमर्शियल केस भी हो सकता है, बॉडी हो सकती है, नॉन कमर्शियल बॉडी भी हो सकती है, उसको स्टील बॉडी कहते हैं। स्टील बॉडी बनाने का मतलब क्या है कि उसमें भी छेद करके या इसमें छेद कर अंदर आना चाहिए, इसमें उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसमें स्टील जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आपको कैसे मिल जाएगी उसको PPT में ये अलग अलग, मतलब ये जस्ट आई मीन स्मॉल सेक लेना डेटा हम यूज करेंगे जो साइज ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। जैसे आप अगर मामले में जाएंगे येलो कलर का आपको दिखेगा 455 लीटर कैपेसिटी है उसकी, 155 लीटर जो है उसमें पेट्रोल डाला जा सकता है या जेल डाला जा सकता है। वेरी ह्यूज, छोटे छोटे भी आपने देखे होंगे, मैग्नीशियम बॉम्ब 4 पाउंड के 4 पाउंड तो छोटा सा बॉम्ब है 2 किलोग्राम, उस प्रकार के बॉम्ब भी है, तो 4 पाउंड का भी है, और 10 पाउंड का है, 20 पाउंड का है, 50 पाउंड का है, 100 पाउंड का है, 200 पाउंड का है, 250 पाउंड का भी, 500 पाउंड का भी होता है। इंसिडेंट बॉम्ब की बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग जो है उसके साइजेस, अकॉर्डिंगली उसके अंदर में जो है सारी चीज़ें डाली जाती है। ये आपको मतलब कवर नहीं करूँगी, वो जो हम हमारे यूट्यूब पूछ सकते हैं, उसमें ये सारा थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं आपके लिए। ये जो इसको इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो हमने समझ लिया है कि ये जो बॉम्ब्स है ये काफ़ी खतरनाक होते हैं, और उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ज्वलनशील होती है ना, फॉस्फोरस है या थर्माइट है या पेट्रोल है या मैग्नीशियम है, या
सो फॉस्फोरस है, तो मैंने कहा जैसे हवा के कांटेक्ट में आता है उसमें आग लग जाती है। जब तक वो कंटेनर में बंद रहेगा सुरक्षित आग लगेगी, लेकिन जैसे कंटेनर या बॉडी के बाहर एक्सपोज हो जाता है हवा में, वो उसमें आग पकड़ लेता है। तो उसको गिला रखा जाता है, मतलब अगर उसको इस्तेमाल करना है तो गिले रूप में, मतलब एक कंडीशन में उसको हैंडल करना है या उसको इस्तेमाल करना है। सो ये कई जो है प्रॉपर्टी उसको हमें समझनी है इन प्रकार की चीज़ों की, और उसी आधार पर भी हम सुरक्षा कैसे लेनी है उसको डील करके उसको भी जान सकते हैं। पढ़िए, पहला पॉइंट पढ़िए, कोई भी पढ़िए। आपने देखा होगा और फिल्म हमने देखी है, उसमें लार्ज क्वांटिटी एक ही कंटेनर के अंदर में 50 बॉम्ब जो है उससे भरकर लिए जा सकते हैं, और भी कई बॉम्ब जो है वो कैरी किए जा सकते हैं, उसको डाला जा सकता है। तो लार्ज क्वांटिटी के अंदर कैरी और एक टारगेट के ऊपर डाले जा सकते हैं। तो नागपुर जो है शहर है, सिविल लाइन्स को अगर डिस्ट्रॉय करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है या बहुत ही स्ट्रैटेजिक जो है लोकेशन है, इसको पूरी तरह से बरामद करना है, तो 50, 100, 200, 500 जो है बॉम्ब एक साथ डाले जाएंगे, ताकि पूरा का पूरा सिविलियन एरिया जो उसमें आग में गिर जाए और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। लाइक नेक्स्ट, साइमल्टेनियस आउटब्रेक ऑफ फायर। तो एक साथ अगर 100, 50, 200 बॉम्ब डाले गए तो जाहिर सी बात है एक साथ जो है सारे बॉम्ब जो है काम करने शुरू करेंगे और जलने शुरू करेंगे, तो माहौल क्या बनेगा आप समझ सकते हैं। समझिए नेक्स्ट, Difficult for fire service to be at different places, causing widespread destruction. आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि 200 बॉम्ब डाले गए हैं, 200 लोकेशन पर वो जल रहे हैं, तो 200 बॉम्ब को डील करने के लिए जो नागपुर फायर सर्विस है वो क्या कैपेबल रहेगी हर जगह पर जाकर उसको कंट्रोल करें? बहुत मुश्किल है। और क्या आप समझते हैं क्या आग लगने के लिए जो है आधा घंटा लगेगा और स्प्रेड होने के लिए जो है वो आधे घंटे में रुक जाएगा? नहीं, आग बढ़ने के लिए जो है मिनट्स का ही सवाल है। 2 मिनट में, 2.5 मिनट में आग जो है आप देखेंगे उसको अगर नहीं हो जाएंगे तो बिल्कुल स्प्रेड होती है, इतनी स्प्रेड होगी उसके बाद जो है आपके बस में नहीं रहता है। फायर सर्विस को बुलाना, फायर सर्विस को भी अगर हमने बुला लिए है, फायर सर्विस जो है वो 2 किलोमीटर दूरी पे है, 2 किलोमीटर दूरी से आने के लिए कम से कम 5-10 मिनट तो लगेंगे। 5-10 मिनट में अगर आप उस लोकेशन पर बने हुए हैं कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो 5 मिनट में जो है आग इतनी तेज फैल जाएगी कि आपके द्वारा, आप स्वयंसेवकों के द्वारा जो है या लोगों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। मिनिमम फायर सर्विस भी आएगी तो आपकी इंटेंसिटी इतनी बड़ी हो जाएगी। आपको याद दिलाऊंगा जयपुर में जो आग लगी थी 89 कॉर्पोरेशन 2010 में, आपने पता नहीं जयपुर वाले को जाते होंगे, सीतापुरा में बाकी उसको देखे नहीं देखे पता नहीं, तो आग जो है उस प्रकार से बन जाती है कि आज जलते नहीं, कोई वार का इंस्टीट्यूशन नहीं थी, वो 11 दिन तक जलते रहे। इतने बड़े बड़े जो है आग वहाँ पे टैंक बने हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, ऐसा बन जाता है। आपके फायर सर्विस है, आपका सब कुछ है, लेकिन आग इतनी ज़्यादा है, इतनी गर्मी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है कि आपका फायर मूवमेंट जो है करीब जा ही नहीं सकता, आपकी गाड़ी जो करीब जा ही नहीं सकती। आपको फायर सर्विस होने के बाद भी क्या करोगे? आपके पास कोई ऐसा साधन तो है नहीं कि जिससे आप यूज़ करके और करीब जाकर उसको जला पाएंगे आप, इम्पॉसिबल। दैट कंडीशन जो आपने बिल्कुल की बात कर रहा हूँ, वो कंडीशन बनी, उसको हम कहते हैं फायर स्ट्रोक। आपकी आंधी उस प्रकार से बनती है कि बड़ी तेजी से जो है वहाँ पे आग का फैलाव होता है, आग का जलना होता है, उसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल होता है, आप नहीं कर सकते। या दूसरा अगर एग्जाम्पल आप देखते तो जंगल फायर या फॉरेस्ट फायर इज अ काइंड ऑफ फायर स्ट्रोक, जब सब कुछ है, मैन पावर भी है, रिसोर्सेस है, गाड़ियाँ है, पानी है, सब कुछ है, कुछ नहीं कर पाते, तेजी से कर रहे हैं, पानी पहुँच नहीं रहा वहाँ, पानी पहुँच रहा है तो बीच में जो है विपरीत हो रहा है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उस प्रकार की कंडीशन जो है वहाँ के समय में भी क्रिएट हो, तो फायर सर्विस है, फायर सर्विस जो है वो कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए
आपका हमारा सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स है, वार्डन्स है, जनरल पब्लिक है, उन्होंने उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेनी है। जैसे पता चला है कि मेरे सामने में जो है एक कोई बॉम्ब का टुकड़ा पड़ के जल रहा है, तुरंत जो है उसके ऊपर में एक्शन लेना है। उसको कवर कर देना है सैंड से, मिट्टी से, पानी मारकर या एक्सटिंग्विशर अगर अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करना है। ये एक्शन अगर हम तुरंत लेते हैं तो उससे जो फैलाव होने वाला है उसको रोका जा सकता है, उससे जो आग दूसरी जगह पर लगने वाली है उसको रोका जा सकता है। वो एक्शन फिजिकल एक्शन है। रिकमेंडिंग नहीं होगी कि आपने जो है वो कोई रिमोट दबा दिया और काम वहाँ पे हो गया, मैं मैन्युअली वहाँ पे करना होगा, फिजिकली जाकर वहाँ पे एक्शन लेनी होगी, तब जाकर हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। सो वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट, Fire fighting and rescue operations difficult. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई मीन अगर इस प्रकार का माहौल वहाँ बनता है तो आपको फायर फाइटिंग करना मुश्किल हो जाता है, इसको ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिल्म में हमने देखा है कि 2 लाख या 1 लाख जो है मर गए, बड़े डिफिकल्ट। तो उस तरह की कंडीशन बन जाती है। वे अगर इस सिविलाइज के एरिया में अगर बॉम्ब डालेंगे, 400-500 बॉम्ब डाले गए हैं, आप चाहकर भी यहाँ से बाहर निकले तो पता चला कि वो गेट क्रॉस के एक बॉम्ब चल रहा है, गेट ड्रॉप हो गए, निकल नहीं पा रहे हैं, उसके बगल में जो मकान है उसको भी आग लग गई है, पीछे भागे आप तो बचने के लिए उधर भी आग लग गई है, तो लोग वहाँ से निकल के इधर भाग रहे हैं यहाँ पे। मतलब आप चारों तरफ से अगर आप गिर जाते हैं, इससे जंगल में गिर जाते हैं, फॉरेस्ट फायर निकलना मुश्किल है। आप ग्राउंड पे खड़े रहेंगे, ओपन एरिया है, लेकिन यहाँ की जो गर्मी निकल रही है आपको वहाँ पे पिघला रही हो, वैसे मर जाएंगे। और मरने का कारण क्या? आप तो ओपन में है, मतलब जैसे अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ओपन एरिया, कोई बिल्डिंग नहीं, ये भी बिल्डिंग चल रही है, वो बिल्डिंग चल रही है, तो सामने वाले रोड की वाली बिल्डिंग में आप बीच में करेंगे, आप मरेंगे। हाई टेम्परेचर के कारण। ओके, दूसरा क्या होता है? हाई टेम्परेचर से बिल्कुल आपको हीट मिलेगी, ऑक्सीजन, यस एब्सोल्युटली। आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वातावरण की जितनी भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आग जलने के लिए इस्तेमाल हो रही है। समझ रहे? वातावरण में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो आ रही है वो आग जलने के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसलिए आपको जो ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल रही है। सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल रही है। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो 2 असर आपके ऊपर हो रही है, हीट का असर हो रहा है और दूसरा जो है ऑक्सीजन की कमी का असर। 1 लाख ऐसे नहीं मरते, 2 लाख ऐसे नहीं मरेंगे, बगैर जले भी मर जाते हैं। वहाँ की कंडीशन में आपने देखा होगा ना, लोग जो है ऐसे मर जाते हैं, क्यों? आग से जलकर नहीं मरे, वो बिल्डिंग के अंदर फंस गए, हुआ था, ऑक्सीजन नहीं थी, ऐसे ही बेहोश हो गए और मर गए। इसीलिए फिर वहीं पर आवाज है। शुरुआत में अगर हम उसके ऊपर में एक्शन लेते हैं, जैसे हमें पता चला है, सामने दिखाई दे रहा आग की शुरुआत हुई, अपने फोटोग्राफ में जैसे आपने फिल्म में देखा है, फैमिली मेम्बर बड़ा पड़ता है, जैसे वो आवाज आए गिर गया, वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है, तुरंत जो है बाहर निकल घर के अंदर जाकर जो है एक्शन शुरुआत कर, तो आप नहीं रहेगी, रूम नहीं सीमित रहेगी, एक्शन लेना शुरू हो गया था, पानी मारना शुरू हो गया था, सारे लोग जो उसमें कौन हो गए, वो घर अगर नहीं चल रहा है, उस घर के कारण बगल वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सो दैट इज वेयर इट इज रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट, मैंने अभी बताया है दैट इज 5 स्टोप पे आपको दिया है। अगर इसको कंट्रोल नहीं करते हैं या फायर सर्विस जो है बर्फ नहीं पहुँचती है तो फिर एक कंडीशन बनती है फायर स्टोप। अनकंट्रोल फायर स्टोप का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल फायर कंडीशन, इट इज नोन एज फायर स्टोप, अनकंट्रोलेबल फायर कंडीशन। ओके, मैंने जंगल की फायर बताई आपको, वायरसी फायर बताइए, एग्जाम्पल जो है फायर स्टोप का ले सकते हैं। या कोई बिल्डिंग में आग लगी, चारों तरफ से फ्लेम निकल रही है, चारों तरफ से जली हुई पड़ जा रहा है, पानी मारते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, या हवाई फील्ड जा सकती है, तो इस प्रकार की जो है कंडीशंस करते हुए हम होते हैं। Just, I mean,
जो है ये फायर करंट 45 का नेपा बॉम्ब जो हमने आपने देखा होगा तो बड़ी napalm bomb is incendiary bomb. नेपा बॉम्ब जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और ये वैसे भी बैन है केमिकल वेपन कहा जाता है एंटी पर्सनल वेपन भी कहा जाता है एज पर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल जो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मतलब वॉर के समय में इस्तेमाल ना करें क्योंकि एंटी पर्सनल बॉम्ब है और केमिकल वेपन भी इसको डेसिग्नेट किया गया लेकिन जैसे मैंने कहा 15 में इस्तेमाल किया 2015 में इस्तेमाल किया उसके बाद भी इस्तेमाल किया गया वार में क्या खूब इस्तेमाल करेगा कैसे इस्तेमाल करेगा बताना मुश्किल है पहले इस्तेमाल करो बाद में देखते रहेंगे क्या होता है यूएन सैंक्शन लगाएगा नहीं लगाएगा क्या करेगा वो बात की बात है लेकिन पहले जो है इस्तेमाल फिर विश्वास करना तो ये जो है ज़्यादा प्रेफर करने का कारण ये भी है कि इसमें आग लगाने वाली जो प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है बहुत बड़ा एरिया में कवर कर लेता है मैंने जैसे कहा 455 लीटर कैपेसिटी जेल यूज के अंदर भरा जाता है सेकेंड पेट्रोल है पेट्रोल में भी जेल में भरा जाता है इसमें बाकी आजकल और भी बड़े कई जॉब्स जो है आए हैं दूसरा ये कारण है कि उसको बड़े कम हाइट से जो है ड्रॉप किया जाता है 150 फीट की वजह से जो है इस बॉम्ब को ड्रॉप करते हैं क्या होगा कि आपके रडार में भी दिक्कत नहीं लो लेवल मूवमेंट होगी काफ़ी कम वो आ गया डाल गया और निकल गया तीसरा इसका कारण ये बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और इसका जो जेल है वो स्टिकी भी होता है चिपकने वाला होता है इसलिए डालने के बाद अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को चिपक गया चिपक जो है जलते रहेगा जलते हुए जो है उस ऑब्जेक्ट को जला देगा इस प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी you can just see and see how dense smoke जो है वो क्रिएट हुआ है आपने देखा होगा इस प्रकार से पेट्रोल वगैरह में आग लगती है इस प्रकार से डेंस स्मोक निकलता है काफ़ी तेजी से चलता है ये डेंस स्मोक जो है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस होती है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वहाँ पर बना रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जाहिर सी बात है जिस टारगेट के ऊपर वो चलेगा तो उस टारगेट को भी आग करना और इसका और एक फोकस होता है वाटर समय में इस्तेमाल करने का कि लोगों का या इंडस्ट्री में आसपास में डालकर वहाँ के लोगों का या वर्कर का जो है मनोबल को कम करना जलते रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी तो वैसे ही खतरनाक है इंसान के लिए तो वहाँ नहीं जाएगा तो काम नहीं होगा प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसका असर जो है आपकी इकोनॉमी पर नहीं आएगा या आपकी मूविंग जो है वो रूट्स है आगे में वाटर समय मूवमेंट हो रहा है उनके रास्ते में आगे में डाल दीजिए आपका डिले जो है वहाँ पर बिल्कुल होगा आपका मूवमेंट जो है रुक जाएगा कुछ हद तक कुछ देर उस पर्पज़ के लिए इस प्रकार के बॉम्ब का इस्तेमाल होता है और आपको अगर कैजुअलिटीज़ क्रिएट करनी है वो शहरी इलाकों के अंदर भी या पॉपुलेटेड इलाके में भी डाला जाता है सो इट विल प्रोड्यूस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में काफ़ी बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्सप्लोजिव गैस भी होती है दोनों प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक्सप्लोजिव गैस भी है कार्बन मोनोऑक्साइड और पॉजिटिव गैस और वेरी ह्यूज एरिया देखिए 40 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा जो एक बॉम्ब कवर करता है काफ़ी बड़ा एरिया हो गया एक बॉम्ब अगर चल रहा है जितना एरिया कवर करेगा उस रेंज के अंदर में जितनी भी चीज़ें आएगी उसको पूरी तरह से जो है खत्म कर देगा एंड एंटी पर्सनल इसलिए कहा जाता है कि इसका बर्निंग जेल अगर किसी इंसान को चिपक जाता है तो उसको चिपक कर जो है वहीं पर बॉडी पे चलता रहेगा जलने के कारण वहाँ पे 3rd डिग्री बर्न जो है वो देगा 3rd डिग्री बर्न्स वो देता है इंसान को 3rd डिग्री बर्न का मतलब समझते हैं कितना होता है क्या होता है तरीका से 3rd डिग्री बर्न देगा तो क्या है क्या मतलब है क्या जलता है स्किन के अंदर तक जाकर जला देगा चार्ड हो जाएगा चार्ड मतलब कोयला होता है कोयला लकड़ी जलने के बाद
वैसे चार्जिंग इफेक्ट होता है। आपकी स्किन जो है बिल्कुल क्या कहते हैं तंदूरी होता है, तो उस प्रकार से निकल जाएगी, टिश्यूज खत्म हो जाएगी, स्किन खत्म हो जाएगी। सो इट विल बी डीप बर्न्स, काफ़ी अंदर तक जो है उसके आपको असर दिखाएगी। तो वो खतरनाक जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण इसको एंटीपर्सनल बॉम्ब भी कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर में जैसे गैसोलीन हो गई, पेट्रोल और कॉन्सेंट्रेट का इस्तेमाल किया गया, ये हम कवर नहीं करेंगे। तो लाइक डिजाइन में बॉम्ब दिखता है। वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया था, ये सब जगह में इस्तेमाल किया गया। तो अलग अलग जो है आजकल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे अभी 1991 में भी इस्तेमाल किया गया था इसका सद्दाम हुसैन समय पर। कन्वेंशन में जो है इसको खतरनाक माना गया है। इराक वॉर के समय में भी इसका इस्तेमाल हो या इसका इस्तेमाल किया गया। 2004 में भी इसका इस्तेमाल किया गया। So this is important for us. प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन हमारे लिए क्या है? इस प्रकार के बॉम्ब्स का इस्तेमाल यदि होता है हमारे इलाके में, तो हमें क्या प्रोटेक्शन लेना है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन क्या हमारी एक्शन रहेगी, या तो कॉमन पर्सन हमारी एक्शन क्या रहेगी, या तो वाटर या सिविल डिफेंस हमारी क्या एक्शन रहेगी, उसके बारे में भी हमें जानना जरूर है। सबसे पहले प्रिंसिपल है रिमूवल ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स ऑफ द रूफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बेसिकली रूफ टॉप जो होता है या आपके सराउंडिंग जो है घर का, उसके आसपास में ज्वलनशील पदार्थ अगर रखे हुए है उसको वहाँ से निकाल देना, क्योंकि इंसेंडरी बॉम्ब्स आपके छत के ऊपर पड़कर जलते रहेंगे, आपके आस पास के एरिया में जो है घर के पड़कर जलते रहेंगे। तो वहाँ अगर कोई जलते हुए कंबस्टिबल मटेरियल उसको जलने के लिए मिलेगा तुरंत, तो वो उसको और भी बड़ा बना देगा, और जब बड़ा बन जाएगा तो फिर आपको उसको बुझाने में भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो जितने भी कंबस्टिबल होते हैं, ये जैसे हमें अलर्ट मिलता है, हमें वार्निंग मिलती है, तो हमारी ये सारी एक्शन जो है तुरंत शुरू होनी चाहिए। जो भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं घर में आसपास में ऊपर में, नॉर्मली आप देखिए छत के ऊपर में वैसे ही बाकी चीज़ें जो है रख देते हैं, आपके घर में भी के ऊपर रखे हो, जो यूज़ नहीं है, यूज़ नहीं है, उसको ऐसे काट देते हैं। तो ये बॉम्ब जो है ऊपर रूप के ऊपर ही पड़ेंगे और उसको जलने वाली चीज़ें मिलेगी, तो उसको ऊपर जलते रहेगा, कुछ देर में देखेंगे कि आपके घर के अंदर में घुस जाएगा। सो वी हैव टू रिमूव ऑल दिस कंबस्टिबल मटेरियल। ओके, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड, डिस्पर्शन ऑफ इनफ्लेमेबल स्टोव्स। और भी खतरनाक जो आपके घर के अंदर में या आसपास में चीज़ें रखेंगी, उसको एक जगह पर ना रखते हुए उसको अलग अलग जगह पर रखना। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, भाई मेरे घर में जो है 3 LPG सिलेंडर है या 2 LPG सिलेंडर है, मैं यदि उसको एक ही जगह पर रखता हूँ, खतरा एक जगह पर जो है ज़्यादा है, लेकिन वो खतरे को अगर मैं एक सिलेंडर इस्तेमाल में, एक सिलेंडर जो मैंने ऐसे जगह पर रखा है जहाँ पर आग लगने की या उस तक आग पहुँचने की संभावना काफ़ी कम है। क्या होगा कि अगर किसी कारण से एक सिलेंडर के आसपास में आग भी लगती है, तो वो आग जो है आपके सिलेंडर तक तुरंत नहीं पहुँचेगी। तो समय आपको मिलता है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको बुझाने के लिए। लेकिन एक ही जगह पर अगर ज़्यादा खतरा बना हुआ है या ज़्यादा क्वांटिटी बनी हुई है, तो उतने ही समय में जो है वो उसका वो आगे बढ़ा है, समझ गए? या फिर
भाई केरोसिन आपने जो है स्टोर करके रखा है, या फिर आपने जो है किसी प्रकार से डीजल घर के अंदर में स्टोर करके रखा हुआ है, यूज क्वान्टिटी है। यूज क्वान्टिटी मतलब कि उतनी ही रखिए जो आपको उस समय में इस्तेमाल के लिए आवश्यक है। बाकी क्वान्टिटी को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर उसके ऊपर डायरेक्टली जो है किसी प्रकार से आग लगने का खतरा नहीं। डिस्पोजल ऑफ इनफ्लेमेबल स्टोव्स, दवाई हर चीज़ होती है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी चीज़ है उसको देखना है। तो हम ये नहीं कहेंगे घर के अंदर में भाई हमारी खान पान की चीज़ हुई ज्वलनशील, या घर में बेड बिस्तर है जो हुई ज्वलनशील है तो उसको बैठा हुआ, ऐसा नहीं, दैट इज नॉट एनी। ऐसी चीज़ें जो इनफ्लेमेबल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें तुरंत आग पकड़ सकती है, वो आग तुरंत फैल सकती है, उन चीज़ों की हम बात करें। एग्जाम्पल दिया है LPG गैस, खतरनाक है। 2-3 सिलेंडर हमने घर में बनाए रखे हैं, खतरा ज़्यादा है, 3 बॉम्ब के घर में पड़े हुए, तो एक ही रखिए, 3 क्यों रखेंगे, दवाई कम होगी। जब पेट्रोल आपने घर के अंदर में जो है आजकल चलो भी सस्ता हो गया तो आपने घर के रख दिया 7-10, तो पता नहीं चलो डीजल और बढ़ाने की उतना रखेंगे तो कैसा हो, तो आपको 5 लीटर तो 5 लीटर रखिए। So that is what known as the dispersion. Okay. Then observation and early information or warning. Now ये जो responsibility ये होती है civil defense की, observation and early warning. इसको हम एक टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे हम civil defense फायर फाइटिंग सर्विस की नेक्स्ट। उसमें हाउस फायर पार्टी होती है जो वॉलंटियर्स को होती है, सिविल डिफेंस की फायर फाइटिंग सर्विस है, जिसको हाउस फायर पार्टी कहा जाता है। और ये वार्डन के अंडर में काम करती है, जो वार्डन के पोस्ट वार्डन जो होते हैं उस इलाके के, उनके अंडर में जो है ये डायरेक्टली काम करती है। तो 4 सदस्य उसी एरिया के होते हैं। जैसे पोस्ट वार्डन बनाते हैं हम 4000 पॉपुलेशन के लिए पोस्ट वार्डन होता है, बराबर है। वार्डन साहब की तरह बहुत सारे वार्डन आ गए हमारे, वार्डन वॉलंटियर्स है। हटाए दी चलो मिल जाएगी। सो सेक्टर वार्डन से, पोस्ट वार्डन से, डिविजनल वार्डन से, इस प्रकार से हायरार्की बनी वार्डन पॉपुलेशन के अंदर। सो हमारे जो वार्डन होते हैं, वार्डन के अंडर में ये हाउस फायर पार्टी काम करती है। 4 मेंबर की होती है, 4 मेंबर उसी इलाके के होते हैं जिस इलाके में वो वार्डन बना हुआ है। तो ये इमरजेंसी में करेंगे क्या, उनका काम होता है ऑब्जर्वेशन। ये इमरजेंसी बनी हुई है आप पूरे कंट्री के ऊपर में, आप अपने इलाके में जो है ऐसी जगह पर, सुरक्षित जगह पर, ऊंचाई पर आप रहेंगे, ऊंची बिल्डिंग आपके इलाके में हो सकती है, वहाँ पर आप जो है ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे या फिर ऑब्जर्वेशन करवाएंगे किसी के आपके सदस्यों के द्वारा, जो आपके ट्रेन मैथड है पॉपुलेशन है उनके द्वारा। और आप जो है ऑब्जर्व करते रहेंगे क्या आपके अपने इलाके में कहीं पर कोई बॉम्ब जलता हुआ, गिरता हुआ दिखाई दिया है। अगर ऐसा दिखता है तो विजल का इस्तेमाल करते हैं, सिविल डिफेंस में हम विजल का इस्तेमाल करते हैं, वार्निंग देते हैं, कंटिन्यूस ब्लास्ट देते हैं विजल की। ये विजल की ब्लास्ट अगर हम सुनते हैं इसका मतलब इंडिकेशन होता है कि इसने बॉम्ब जो है वो कहीं पर डाला गया और जल रहा है, इसने बॉम्ब के लिए वो वार्निंग होती है, तो वार्निंग देगा। लेकिन वार्निंग तभी दे पाएगा जब ऑब्जर्व करेगा। जैसे ये वार्निंग मिलती है तो जो भी लोग आसपास में हैं या इसके आसपास में जल रहा है वो तुरंत आकर के उसको जलना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इस प्रकार के बॉम्ब्स के अंदर में मैक्सिमम जो बॉम्ब बनते हैं जनरेटर उसमें एक्सप्लोजन नहीं होता है, उस एक्सप्लोजन का जो है कोई खतरा नहीं है। जैसे एक्सप्लोजिव बॉम्ब फटते हैं तो बड़ा धमाका होता है, पता चल जाता है, आप 1 किलोमीटर तभी पता चलेगा, या आपके घर के ऊपर आकर पड़ा तभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप घर के अंदर में छुपे हुए हैं या आप शेल्टर लिए हुए हैं, तो छत के ऊपर में या बाहर में पड़ा हुआ आ गया, गिरा, छोटा सा जो पटाखे जैसा उसमें कुछ छोटा सा एक बस्टर जैसे होते हैं वो उसमें काम कर गया, या उसमें इफेक्ट लगा है वो काम कर गया, उसमें आग लगी, आग लगते हुए शुरू हो गया जलाना, आपको पता नहीं चला। इसलिए ऑब्जर्वेशन जो है प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि इस प्रकार की कदमों के दौरान जो है आपको ऑब्जर्वेशन करते रहना है ताकि आप नोटिस कर सकें। खतरा होता है, ऑब्जर्वेशन करेगा तो उसको खतरा रहता है, ऐसा नहीं खतरा नहीं रहेगा, लेकिन
मैं बार बार भी कहता हूँ, जब आप एक रिस्पॉन्सिबल सदस्य हैं किसी संस्था के, आप जो है ड्यूटी बाउंड होते हैं। यू आर द ड्यूटी बाउंड एज अ वॉलंटियर ऑफ सिविल डिफेंस, एज अ ऑफिसर ऑफ सम गवर्नमेंट एजेंसी, सो यू हैव टू परफॉर्म इवन देयर इज अ रिस्क इन खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है, हम ड्यूटी बाउंड है, इसलिए हमको कार्रवाई करनी है। क्यों? हमें हजारों लोगों को बचाना है, हजारों लोगों को बचाने के लिए 2-3 लोगों को रिस्क लेनी है। और ये तो कोई रिस्क नहीं लेगा तो हजारों लोगों की जान जो है खतरे में आ जाएगी। दैट इज वॉट दी ब्रॉड मीनिंग ऑफ ड्यूटी बाउंड, समझिए। So this is what the observation of the information and we have it means of access to all ये अभी आज का पीरियड थोड़ा संभव नहीं है। मीन्स ऑफ एक्सेस का मतलब कि बिल्डिंग के अंदर में जाने का मार्ग जो है बिल्कुल सबसे बड़ा होना चाहिए। बिल्डिंग के अंदर तो जा सकते हैं आजकल, लेकिन अगर कहीं फंस जाते तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल जो बिल्डिंग बन रही है, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, फ्लैट सिस्टम बन रही है, वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा मतलब मिनिमम 2 स्टेज के अलग अलग लोकेशन पे होनी चाहिए। नेशनल बिल्डिंग कोड के उसके अनुसार बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर आप एक ही स्टेज के बनाएंगे उस बिल्डिंग में और वो स्टेज के किसी कारण से जो है ब्लॉक हो जाएंगे तो आप अंदर में फंसे हुए लोग कहीं से निकल नहीं पाएंगे। समझ गए क्या कि लोग जो इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक स्टेज केस किसी कारण से या एक पर्टिकुलर लोकेशन में ब्लॉक हो जाता है आग लगने के कारण, तो एटलीस्ट आप दूसरा जो लोकेशन है जहाँ पे स्टेयरकेस है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस प्रकार का प्रोविजन होना आवश्यक है, समझ जाएंगे। ठीक है। देन फायर फाइटिंग के लिए छोटी मोटी जो भी सुविधाएं होती है या इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो रखना भी आवश्यक है हर बिल्डिंग में, हर घर के अंदर। वार्डन के पास तो नहीं है, बट वार्डन के पास लिमिटेड रहेंगे। ये नहीं कि अब वार्डन के बाद जो है वो 50 स्टेरोफोन रखे हुए या 100 जो है रखे, ऐसा नहीं होगा। ऑथराइजेशन उतना ही रहेगा उसके बाद। लेकिन आपके घर में जो है बकेट होती है, पानी होता है, और भी कुछ साधन होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है आपके। सो वी मस्ट हैव दी आर्टिकल्स अवेलेबल। आग बुझाने के लिए इस प्रकार के आर्टिकल्स होने चाहिए, उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। Similarly, training to general public, जितने भी लोग हैं उन्हें जो है रेगुलर ट्रेनिंग हमें इन्फॉर्म करनी है, देते रहनी है। तो उस प्रकार से सक्षम बनाना है, उस प्रकार से उन्हें इन्फॉर्म बनाना है, तो ट्रेन करना है, ताकि वो सही समय पर सही कार्रवाई कर सकें। पहली बात कर रहे हैं इसके बाद ट्रेनिंग का क्या महत्व है, नॉलेज का क्या महत्व है, बात की ना मैंने। तो ये आवश्यक है। अगर वो ट्रेन है तो उसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और कार्रवाई करेगा। और जो नहीं है वो कर जाएगा, घर की कोई भी गलत सलत कार्रवाई करेगा और उस खतरे को अभी बढ़ा देगा, अपने लिए बढ़ाएगा और बाकी लोगों के लिए बढ़ाएगा। तो ट्रेनिंग के माध्यम से, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविल डिफेंस की, जनरल पॉपुलेशन है, जनरल पब्लिक तक जो है वो लगातार ट्रेनिंग को पहुँचाए। अलग अलग जो भी ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए उसको लोगों को बताएं, समय समय में बता जाए, ताकि लोग जो है उसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहें, हमेशा जागरूक बने रहें, ताकि अपने आप को बचाने के लिए सक्षम हो। ठीक है। स्टोरेज ऑफ वाटर, ये भी हमें लोगों को बताना होगा कि जब भी इस प्रकार की कोई मुसीबत हमारे शहर के ऊपर या हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में या अपने इलाके में आने वाली है, इमरजेंसी जैसे डिक्लेयर होगी और इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, लोग जो है पानी अपने घर में स्टोर करके रखते हैं हर क्योंकि पता नहीं है उस वक्त जो है कब कहाँ पर हमें पानी की आवश्यकता पड़े। और ये तो नहीं होगा कि भाई हमें जो है पानी 2 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर वहाँ से लेकर आएंगे, पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं इस घर में रहता हूँ, सामने में आग लगी तो मैं इसी घर के पानी का भी इस्तेमाल करता हूँ। क्या उस पर पार्टी कौन की
बकेट लेकर आ गई है, आप भी बकेट उनको मिलेगा। पानी अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे बकेट लेकर? पानी आपके घर में है, पड़ोस में है, उसका इस्तेमाल भी थोड़ा कर पाएंगे। ये एक जनरल जो है हम लोगों को बताते हैं इस प्रकार के सिचुएशन में, वॉर एंड सिचुएशन में, कि आप अपने घर में जो है सफिशेंट पानी को आप जमा करके रखिए, ताकि दोनों पर्पज़ के लिए, हमारे अपने स्वयं के उपयोग के लिए भी उसका इस्तेमाल होगा, और साथ ही साथ यदि आस पड़ोस में आग लगती है उस आग को बुझाने में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देन मोस्ट ऑफ दी वीडियो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं आ रही, क्योंकि कुछ ऐसी भी है, जैसे पेट्रोल की हमने बात की है कि पेट्रोल मतलब लिक्विड फायर है, लिक्विड फायर होगा जबकि उन्होंने एक प्रकार से लिक्विड रहेगा, उसको बुझाने के लिए जो है आपको पानी मारने से आग बुझेगी नहीं, तो आपको जो है इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उस प्रकार के केमिकल एक्सटिंग्विशर आपके इलाके में कितने आवश्यक आगे देखेंगे, दूसरे एक्सटिंग्विशर्स उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मैग्नीशियम मतलब मेटल जो है वो जल रहा है, सॉलिड बॉम्ब है, मतलब दवाई बना हुआ है, या फिर उसके अंदर फॉस्फोरस बना हुआ है, इस प्रकार के अलग अलग बॉम्ब जो है वो सब जो हमने अभी डिस्कस किए कैसे उसको डील करना है। तो डील करने के जो है दो तरीके हैं, दो तरीके जो है दो तरीके हैं, एक है वाटर मेथड और दूसरे है सैंड मेथड। दो तरीके इस्तेमाल करते हैं, ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा या हाउस वाइफ पार्टी के द्वारा या जो अपने लोगों को ट्रेनिंग उसके द्वारा पानी का और रेत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है तरीका हम सैंड का मतलब सैंड बैग का इस्तेमाल करते हैं। भाई आपको पता चला कि आपके घर के बाहर या आस पड़ोस में जो है कोई आपका टुकड़ा जल रहा है और आपके पास जो है सैंड बैग अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, उस सैंड बैग को जो है डायरेक्टली जाकर उसको डालेंगे बॉम्ब के ऊपर में, कवर कर देंगे उसको। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा क्योंकि बॉम्ब का कोई भी थोड़ा दूर चल रहा है उसको वातावरण को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने उसको ढक दिया। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अंदर में जो है वो बुझ जाएगा, पहला फ़ायदा। दूसरा, अग्नि के कारण जो उसके रेडिएशन बाहर निकल रही है आस पास के कोई ज्वलनशील पदार्थ को आग लगाने का संभावना थी, उसको भी आपने रोक दिया। तो एक तरीका है उसको कवर कर देना, लेकिन इसको प्रिकॉशन लेनी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि आप जब बॉम्ब के करीब जाते हैं तो उसमें से जो निकलने वाली गर्मी है वो आपको भी आहत कर सकती है। इसलिए उसको जो है आपके फेस मतलब सैंड बैग है सामने जो है आप फेस को रखते हुए, फेस के सामने रखते हुए जो आगे बढ़कर डाल कर वापस आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सपोजर आप नहीं करते हैं उसके आपके पास, तो प्रिकॉशन लेनी आवश्यक है। तो एक तरीका हो गया कि आप सैंड बैग जो है डायरेक्टली डालकर उस बॉम्ब की फेस को कवर करें। दूसरा तरीका होता है वाटर मेथड, उसी बॉम्ब को बुझाने के लिए मेटल जो है जल रहा है, आप जो है उसके ऊपर में पानी को स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेटल जल रहा है, लाइक मैग्नीशियम जो है उसका जल रहा है, मैग्नीशियम जल रहा है, उसको जो है आप पानी का स्प्रे डालते हैं। पानी का स्प्रे जब आप डालते हैं तो जलने की गति जो है वो बढ़ जाती है, इट एक्सेलरेट ये रेट ऑफ प्रोग्रेशन। जलने की गति बढ़ाने के लिए हम पानी का स्प्रे डालते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप अगर उस बॉम्ब को ऐसे छोड़ देते, हो सकता है कि उसको जलकर पूरी तरह से समाप्त होने के लिए 10 मिनट लगते, आप उसका गति बढ़ाने से, जलने की गति बढ़ाने से 10 मिनट का समय जो है आपने 3 मिनट या 4 मिनट में खत्म कर दिया। समझ रहे? मतलब मेटल जो है ये पानी से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जब आप पानी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज गति से जो है कोई भी मेटल होता है, तो गति को बढ़ाने के लिए जो है पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो तरीके हैं। जहाँ तक ऑयल का सवाल, ऑयल बोट का सवाल है, उसमें जो है आप केमिकल एक्सटिंग्विशर जो भी अवेलेबल रहेंगे, लाइक फूड एक्सटिंग्विशर है या ड्राई केमिकल, उसका इस्तेमाल करना है। उसमें पानी आप डालते हैं, पानी से और क्या आसपास में फैल सकते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग एक्सटिंग्विशर क्रिया होते हैं, उसका इस्तेमाल भी करने की आवश्यकता है।
इस प्रकार का प्रोविजन जो है वहाँ पे होना। ठीक है, तो अभी हम रुकेंगे अभी और सवाल है तो जरूर पूछिए, बनेंगे